Yes. Actually, which numericals are left now? कोई idea? कंफर्म करो चलो. आई थिंक सो ये सब तो मैंने करवा दी है आपको. 14, 15, 16, 17, 18 करवाया है. किसी ने टिक किया है? Yes. 18 हो गया है. 19. Yes. ओके. 20. Yes. 20 भी हो गया है. गुड. 21 तो मैंने करवा दिया है आपको. ग्रेट. चलो. ओके. फिर So, हाँ 10 जी. અને 12 બાકી છે અને एक्सरसाइज 9 का. નું મને નહીં ખબર. હા. ओके, तो एक्सरसाइज भी चेक कर लेते हैं. चलो. तो क्या है, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हमारे खत्म हो जाते हैं, तो फिर एक ही टॉपिक बाकी रहेगा, पोटेंशियोमीटर. તો 12th चलिए. પોટેન્શિયોમીટર નો છે ન્યુમેરિકલ. हाँ. ओके, तो और कौन सा बाकी था? 10 મીટર બ્રિજ વાળો. वो कर लेते हैं ना. चलो, एक्सरसाइज का 10 बाकी है. वही बाकी है ना, एक्सरसाइज का 10. હા. हाँ, तो ये हो जाएगा ना, डेफिनेटली. चलिए, तो रीड करो. कोई एक वॉलेंटियर चाहिए. पूर्वी ही रीड कर दे. चलो. In a meter bridge as shown in figure, the balance point is found to be 39.5 centimeter from A end when the resistor Y is of 12.5 ohm. Determine the resistance of X. Y are the connection between resistors and a wheatstone or meter bridge made of thick copper strips. ओके, नाउ सी, एक मीटर ब्रिज है. ऑलरेडी मैंने मीटर ब्रिज आपको कल सिखा दिया था. In that particular meter bridge, there are two resistors. Hello, am I audible? Yes. चले. तो मीटर ब्रिज मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है ना, एडवांस में कल. कि मीटर ब्रिज क्या होता है. दैट इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. तो यहाँ पर भी देखिए, मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन है. आपके पास दो अननोन रेजिस्टर्स है, गैप 1 में एक्स और गैप 2 में वाई. तो गैप 1 में एक्स अननोन है, लेकिन गैप 2 में नॉन रेजिस्टेंस 12.5 है. बराबर है. तो जब गैलोनोमीटर को मैं जब गैलोमीटर को ये मीटर ब्रिज पर मैं कनेक्ट करता हूँ ना, तो उसका नल पॉइंट लेंथ आता है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए. तो सी से कितना हो जाएगा, याद है किसी को? टोटल लेंथ कितना था मीटर ब्रिज का? 100. सौम्य, आवाज आपका बहुत ही लो आ रहा है. हाँ, 100 था. अभी भी लो ही है, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, बहुत स्लो आवाज आ रहा है आपका. तो टोटल लेंथ था 100 सेंटीमीटर. 100 में से मुझे ये पता चला कि ए पॉइंट का डिस्टेंस है 39.5, तो सी पॉइंट से कितना हो जाएगा? बोलो. 60.5. 60.5 एग्जैक्टली. तो L1 मेरा कितना आ गया? 39.5 सेंटीमीटर. L2 कितना आ गया? L2 कितना आ गया? 60.5 सेंटीमीटर.
R2 कितना है हमारे पास? R2 है 12.5 ओम और R1 का वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक है, फॉर्मूला क्या है एज पर मीटर ब्रिज कंसेप्ट? R1 by R2 is L1 by L2. तो R1 is R2 into L1 by L2. तो R1 is 12.5 into 39.5 अपॉन 60.5। सॉल्व करके बताओ ना कितना है आंसर R1 का। 8.161. 8.161 ओम है ऐसा कुछ आंसर? यस और नो? Yes. Sir, મારો અવાજ આવે છે સરખો? Oh yes, yes. 61 8.16 8.16 देखो हमारा भी तो वही आ गया। हाँ, अभी 100 में का आवाज भी सुनाई दिया प्रॉपर्ली। चलिए तो बी पार्ट रीड करो। यस B. Determine the balance point of bridge above if X and Y are interchanged. बोलो। अभी एक्स एंड वाई का पोजीशन इंटरचेंज कर दे, यानी एक्स इधर आ जाएगा अननोन और वाई इधर आ जाएगा नोन। अरे कोई बात नहीं, तो नल पॉइंट लेंथ भी शिफ्ट हो जाएगा उस हिसाब से। तो 39.5 आ जाएगा सी पॉइंट से, तो 60.5 आ जाएगा ए पॉइंट से, और कुछ नहीं। ये सॉल्यूशन रीड कर लेते हैं। पूर्वी हाँ. सॉल्यूशन। If X and Y are interchanged, the balance point will be at 60.5 centimeter from A. चलो फिर, और दूसरा एक क्वेश्चन का आंसर देना रह गया। यहाँ पर ऐसा था कि वाई are the connection between the resistors in a Wheatstone or meter bridge made up of thick copper wire। तो हमें पता है कि R equals to रो L by A होता है, तो therefore resistance is inversely proportional to area होता है। अब जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो वो कंटेंट, वो पोर्शन यहाँ पर आपको दिया है कि the connections are made of thick copper sheets to provide negligible resistance by the conducting wires। बराबर। हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं ना, वो सब का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा कंपेयर टू ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये चार वायर्स के कंपेयर में, ये चार वायर से जो रेजिस्टेंस है उसके कंपेयर में हम जो कंडक्टिंग वायर से सर्किट कनेक्ट करेंगे ना, उसका उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। वो कहना चाहते थे ये लोग। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट रीड करो। चलो। What happens if the galvanometer and cell are interchanged at balance point of the bridge? Would galvanometer show any current? क्या होगा अगर हम बैलेंस पॉइंट पर सेल और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज करते हैं? देखिए वो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये गैल्वेनोमीटर और ये सेल था। अब उस गैल्वेनोमीटर की जगह पर सेल आ गया और सेल की जगह पर गैल्वेनोमीटर चला गया। बरा, लेकिन कौन से सिचुएशन में? बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट सिचुएशन में आप देखिए तो पूरा सर्किट बैलेंस होगा, पूरा सर्किट इक्विलिब्रियम होगा, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप किसी का भी कनेक्शन इंटरचेंज करोगे ना, उससे नल पॉइंट लेंथ में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। देख लेते हैं। यस उर्वी, सॉल्यूशन प्लीज। In balanced condition of bridge, the cell and the galvanometer can be exchanged. The galvanometer will still show zero deflection. दैट्स इट, तो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो। अभी कौन सा बाकी होगा? सिर्फ मेरे ख्याल से बाकी होगा ये 12th नंबर का क्वेश्चन। बराबर।
सर एक बार 9 देखा तो मुझे हो जाता है कि नहीं। हो गया ये तो क्लास में हो गया था। केवीएल का है ये ओके। तो चलो अभी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से बाकी है? 3.8। उसके आगे वाले में भी उसके आगे में भी कोई बाकी होगा मेरे ख्याल से, देखो आप। तो मैं 3.8 तो हो गया, वो तो क्लास में ही करवा दिया था। केवीएल के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, ये 3.8 करवा दिया था, 3.7 करवा दिया था, फिर सर ये क्यूब। 3.2। हाँ 3.2 बाकी होगा, थियोरेटिकल वाला है ना, इसलिए वो बाकी रखा होगा। चलिए तो 3.2 हम कर लेते हैं सॉल्व। चलिए कौन करेगा रीड? कोई नहीं करेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? चलिए एलविना रीड करो। In example 3.1, the electron drift speed is estimated to be only a few meter per second for current, millimeter per second for current in the range of a few ampere. How then is current established almost the instant a circuit is closed? हाँ अभी ये लोग क्या बता रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड आप देखिए इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर, ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन का देखिए कंडक्टर के अंदर कितना था। तो 3.1 एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था, वो 1.1 मिलीमीटर आता था। ये देखिए ये रहा आंसर। हमने जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट किया था तो कितना आया? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है बराबर, यानी एक सेकेंड में सिर्फ वो 1.1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। तो स्पीड बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो भी जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो इंस्टेंट में हमें करंट कैसे मिल जाता है? अगर स्पीड इलेक्ट्रॉन का इतना कम है तो सर्किट बंद करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम है, यानी धीरे 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 वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचेगा, तो हमें करंट भी लेट मिलना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम कनेक्शन क्लोज कर देते हैं हमें इंस्टेंट में, सर्किट क्लोज कर देते हैं तो इंस्टेंट में हमें करंट मिल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे माना कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ही कम है, पर पर इलेक्ट्रॉन्स होते भी कितने सारे होते, कितने सारे होंगे। तो जो कंडक्टर के एकदम नजदीक होगा वो पहले पहुंच जाएगा, बाकी के पीछे 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 एक 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 करते आते रहेंगे, यानी हमें इंस्टेंट में करंट मिलेगा। देखते हैं सॉल्यूशन रीड करते हैं। यस एल्विना, सॉल्यूशन पार्ट। Electric field is established throughout the circuit almost instantly with the speed of light, causing at every point a local electron drift. Establishment of a current does not have to wait for electrons from one end of the conductor traveling to the other end. However, it does take a little while for the current to reach its steady value. हाँ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया, यानी बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार आ गया तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्टिंग करवाने में मदद करेगा, यानी ड्रिफ्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अरे तो जो भी पॉजिटिव टर्मिनल के एकदम नजदीक में इलेक्ट्रॉन को वो फटाफट रीच हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करवाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाएगा। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन जो नजदीक में होगा पहले पहुंचेगा, दूर वाला धीरे 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 आता रहेगा। पर इन बिटवीन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंचते ही जाएंगे, पहुंचते ही जाएंगे, पहुंचते ही जाएंगे, यानी कंटिन्यूस करंट तो हमें मिल जाएगा।
कंटिन्यूस करंट इन द सेंस करंट का वैल्यू शुरू हो जाएगा इंक्रीज होना, लेकिन उसे स्टेडी होते 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 उसको देर लगेगी, क्योंकि एक बार सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कांस्टेंट होगा, फिर जाके करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा। यानी शुरुआत में करंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो करंट का वैल्यू स्टेडी हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो बी पोर्शन रीड करते हैं। यस एल्विना। The electron drift arises due to the force experienced by the electrons in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. When then do the electrons acquire a steady average drift speed? हाँ, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो फोर्स आ जाता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और फोर्स से देखे तो M इंटू ए एक्सेलरेशन आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन आ जाता है, तो भी हम क्यों ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट या स्टेडी ड्रिफ्ट स्पीड हम बोलते रहते हैं। स्टेडी ड्रिफ्ट स्पीड, कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड बोल दिया तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, और कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा तो एक्सेलरेशन फिर नहीं आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से तो एक्सेलरेशन आना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? तो सोचते हैं इसका आंसर कि आप लोगों ने वो काइट फेस्टिवल के दौरान 13 जनवरी को जो वो काइट सेलिंग जो मार्केट होता है वहां पर आप गए हो क्या? पतंग बाजार में कभी गए हो पतंग लेने? 13 जैन को टिपिकली वो सिटी एरिया में जहाँ पर वो पतंग मार्केट पूरा ओपन रहता है 13 जैन को, उत्तरायण से एक दिन पहले गए हो आप लोग? भाई बोलो तो सही यार, क्या मैसेज मैसेज खेलते रहते हो? हाँ, एक यस एक नो। तो क्यों मैंने ये बताया आपको? तो वो पतंग बाजार में जो 13 जैन को जो सेलिंग होता है ना काइट्स का वो मैक्सिमम होता है। इतनी पब्लिक होती है ना। मान लीजिए शुरू होता है वो आई थिंक मांडवी एरिया से और खत्म होता है वो गेंडी गेट एरिया पर, वो बड़ा एक रास्ता है दो गेट्स के बीच में, वहां पर वो पूरा पतंग बाजार लगा होता है। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन मानवीय से एंटर हुआ ना, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूसरे एंड पर गेट पर पहुंच जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा, क्योंकि पब्लिक ही इतनी होती है और धक्का मुक्की ही इतनी होती है कि कोई बात ही मत पूछो आप। बरा ऐसा ही सेम सिचुएशन यहाँ पे तो होता है क्या कंडक्टर के अंदर? क्या किसी कंडक्टर के अंदर आप देखिए क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं यार, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ के आयंस के साथ कोलाइड होगा ना, भले एक्सेलरेटेड है, नो डाउट एक्सेलरेटेड मोशन में है। देखिए मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड। बराबर। अब क्या होगा समझो, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड यानी बैटरी का है, हाँ बाय द वे, और ये अंदर पॉजिटिव आयंस कंडक्टर्स के अंदर। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये मान लो यहाँ पर कोलाइड हुआ, पहले एक्सिलरेटेड था, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स देगा ना, यानी वो एक्सिलेट होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड से कोलाइड हुआ, कोलाइड होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, एक्सिलरेटेड हुआ, फिर कोलाइड हुआ, फिर एक्सिलेट हुआ, फिर कोलाइड हुआ, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वेलोसिटी, फिर एक्सिलरेट हुआ, कोलाइड हुआ, फिर एक्सिलेट हुआ, कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पर पहुंचा वो। तो क्या होगा, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे उसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ले जाते हुए। बराबर।
तो हर बार उसका वेलोसिटी कोलिजन के टाइम पर डिक्रीज होगा, फिर कोलिजन के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, यानी ऑन एन एवरेज इफेक्ट देखेंगे ना तो वो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, रह जाएगा सिर्फ वो ड्रिफ्ट स्पीड उसका। इसलिए भले एक्सेलरेटेड मोशन में हम कहते हैं उसे, बट हर एक कोलिजन के वक्त उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और रह जाता है उसके पास सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड। इसलिए हम कहते हैं कि भले एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करता है और मूव करता है विद एवरेज कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड ओनली। ठीक है, अभी रीड करते हैं पूरा सॉल्यूशन, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए, कौन था वॉलेंटियर? अल्विना, रीड करो। Each free electron does accelerate, increasing its drift speed until it collides with a positive ion of the metal. It loses its drift speed after collision but starts to accelerate and increase its drift speed again only to suffer a collision again, and so on. On the average, therefore, electron acquires only a drift speed. That's it. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्लियर सबको? प्लीज कंफर्म। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन एलविना। If the electron drift speed is so small and the electron charge is small, how can we still obtain large amount of current in a conductor? हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, बराबर। फिर ड्रिफ्ट स्पीड भी आप देखो कितना छोटा है, वैल्यू मिलीमीटर में था जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा। फिर भी हमें करंट इतना ज्यादा क्यों मिलता है हर बार? अरे मैंने बताया ना, आप देखिए वो पतंग बाजार का टाइम देखिए, मांडवी से गेंडीगेट जाइए, शॉप्स कितने, लाखों होते हैं, हजार होते हैं? नहीं यार, गिन चुन के लिमिटेड शॉप्स होते हैं, लेकिन पब्लिक हजारों में होती है। पब्लिक हजार, भले उनका वेलोसिटी धक्का मुक्का मारते धीरे 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 पहुंचेंगे, पर फिर भी पब्लिक इतनी ज्यादा थी ना यार, रश इतना ज्यादा था, कियोस इतना ज्यादा था, तो पब्लिक ज्यादा थी इसलिए ये सब पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी तो सेम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स एक दो थोड़ी होते हैं, प्लेंटी मल्टीपल होते हैं, इंटीग्रम मल्टीपल में होते हैं वो, यानी इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, भले करंट कम है, अरे सॉरी, भले चार्जेस का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बहुत कम है, भले उसका स्पीड बहुत कम है, लेकिन करंट इतना ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे होते हैं, उनका पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट विल बी अप्रॉक्स 10⁻28 के 29 पर यूनिट वॉल्यूम। इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी ज्यादा, इसलिए करंट भी हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, करते हैं रीड, देखते हैं, चलिए। Simple, because the electron number density is enormous, approx 10 raised to 29 meter cube. ओके, देन डी पोर्शन। When electron drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? ना बरे ना, कभी भी जरूरत ही नहीं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए 10,000 इलेक्ट्रॉन है, बरा जब उसको मैंने कंडक्टर के अंदर 10,000 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, सपोज करते हैं, उससे ज्यादा होते हैं पर अभी सिंप्लिसिटी के लिए 10,000 ले लेते। तो जब मैं ये 10,000 इलेक्ट्रॉन को, कंडक्ट ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन क्या होगा, बीच में पॉजिटिव आयंस भी तो बैठे हुए हैं, तो उनका कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। कोलाइड होके एक लेफ्ट जाएगा, दूसरा राइट जाएगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक पीछे आएगा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट पर रह जाएगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए 3-4 हजार इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जा रहे हैं,
2-3 हजार कोलाइड होके लेफ्ट राइट जा रहे हैं, बाकी के 1-2 हजार कोलाइड होके रिबाउंड हो रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जाए, तो सबका डायरेक्शन सेम कैसे हो सकता है? उस पतंग बाजार का मार्केट वाला एग्जांपल फिर से अगर हम ले ले तो सब लोग क्या गेंडी गेट से मांडवी ही जाएंगे? नहीं जी, कोई उल्टा भी आता होगा, कोई क्रॉस में भी जाता होगा, कोई रुका भी होगा, कोई शॉपिंग करता होगा, कोई भावताल करता होगा, सब लोग थोड़ी मोशन में होंगे। ठीक है, ये हो गया डी पार्ट। सी और डी पार्ट सबको क्लियर? चले तो ई पार्ट रीड करते हैं। सर सॉल्यूशन रीड करना है डी का। हाँ, जो हो रहेगी ना, कर दो कर दो कर दो। By no means the drift velocity is superposed over the large random velocities of electron. हाँ, तो ड्रिफ्ट स्पीड कंसेप्ट वहां पर होता तो है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव कंडक्टर टर्मिनल से जब आप कनेक्ट कर दोगे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, तो ड्रिफ्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं ना कि उनका जो एवरेज कंसेप्ट है वो डोमिनेंट हो जाएगा, यानी रैंडम मोशन जो होगा ना इलेक्ट्रॉन का वो डोमिनेंस हो जाएगा। इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में जाना, के सेम डायरेक्शन में जाना पॉसिबल हर एक इलेक्ट्रॉन का एक टाइम पर पॉसिबल नहीं होता। चले फिर फिफ्थ केस। Are the paths of electrons straight lines between successive collisions in the 1. Absence of electric field, 2. Presence of electric field. हाँ, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधा सीधा ही जाएगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ, फोर्स आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक आयन से ये कोलाइड हुआ, दूसरे बार कोलाइड हुआ, तीसरे बार कोलाइड होते 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 वो जिगजैग रैंडम पाथ में जाएगा, यानी हमेशा कर्व पाथ ही मिलेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट होके सीधा सीधा ही जाएगा, अट्रैक्ट होके वहीं पर रहेगा। लेकिन जब बैटरी से कनेक्टेड होगा तो फोर्स आ जाएगा, एक धक्का लगा कर्वेचर हुआ, दूसरा धक्का लगा दूसरा कर्व हुआ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्ड पाथ में ही प्रोपोगेट करता रहेगा। बराबर, चलिए रीड करते हैं। In the absence of electric field, the paths are straight lines. In the presence of electric field, the paths are in general curve. एग्जैक्टली, हो गया खत्म पूरा। ये 3.2 एग्जांपल सबको समझ में आया? कंफर्म करो। एक उर्वी का रिप्लाई है अभी तक, देवांशी का है, उत्पल का आ गया, सौम्या, क्रिनल और एल्विना बाकी। एल्विना, क्रिनल अंडरस्टूड। सर मैंने तो भेज दिया मैसेज। भेज दिया, ओके फाइन। ओके, तो अभी कोई एग्जांपल बाकी है? कंफर्म करो। कोई एग्जांपल बाकी है अभी? थ्री 3.9 मैंने कल करवा दिया था। अभी 3.10 एक पोटेंशियोमीटर का है,
तो वो हम कल कर लेंगे। 3.10 कल हो जाएगा कंप्लीट। फिर कौन सा बाकी, 3.13 बाकी है, 3.13। और ये देखो तो एडिशनल एक्सरसाइज में से हाँ 23rd तो निकाल दिया है अभी आपके सिलेबस में से। फिर 24th वाला और 22nd वाला, ये 4 क्वेश्चंस बाकी है, तो वो हमारे कल कवर हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बोलो। સર મારામાં તો ખાલી 23rd સુધી જ છે हाँ मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन Exercise. आपके लिस्ट में नहीं होगा। देखिए એટલે 13th illustration પણ નથી कौन सा 13 इलस्ट्रेशन नहीं है ऐसा? ओ नसीबदार, देखो कम पढ़ना पड़ेगा आपको।